सो हेलो एंड वेलकम टू एडू क्लब फॉर यू। आज बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी बन गया बट इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, कब से ये स्टार्ट होगा, इसके बारे में सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ पेरेंट्स इसके लिए थोड़े बहुत घबराए हुए हैं या सोचते हैं कि ये कब शुरू हो जाए। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड वेटरन पर्सन के द्वारा बनाया गया है। ये जो कमेटी बना था ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के कमेटी, जो कि ये कमेटी बैठा था आपका 31 मई 2019 को, और इस कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट सबमिट किया फॉर फाइनली एंड ये अप्रूव हो गया। तो अप्रूव हुआ था 29 जुलाई 2020 को। सबको पता है कि जब अप्रूवल हुआ तो सबके पास ये खबर आ गया कि सरकार नया एजुकेशनल पॉलिसी लाने जा रहे हैं। ठीक है, और क्या एम इसके पीछे है कि हर भारतीय पर्सन को एक ग्लोबल सिटीजन बनाया जाए। भारत का जो कस्टम है, भारत का जो ट्रेडिशन है, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो टेक्नोलॉजी है, इससे ग्लोबली विस्तार किया जाए। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन नॉट ओनली टू गेट मार्क्स, यहाँ पे एजुकेशन का मायने ये होगा कि बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई को महसूस करेंगे। इस एम से ये एजुकेशनल पॉलिसी भारत सरकार ने लाए हैं और इम्पैक्ट तो भाई बहुत ही बड़ा है, क्योंकि करीब मान लीजिए भारत में 1000 यूनिवर्सिटी, 1000 यूनिवर्सिटी या फिर 1000 डिग्री कॉलेजेस हैं यहाँ पे, या फिर 15 लाख स्कूल्स, 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर्स और करीब 31 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, इनके ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये जो नया सिस्टम आएगा, जो नया सिलेबस आएगा, इसको पहले आपको जान लेना है कि बनाता कौन है, इम्प्लीमेंट कौन करता है। एक ही पैरामीटर्स में ये सारे नहीं होते। बनाने वाला यानी ये इसका करिकुलम, इसका सिलेबस, ये सारे बनाने वाले होते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पास ये सारे दायित्व है कि वो एक अच्छा सा करिकुलम बनाए, इसके ऊपर सिलेबस बनाए, पूरे फ्रेमआउट को ऑब्जर्व करके बनाए, फिर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड हुआ, आईसीएसई हुआ या स्टेट बोर्ड्स हुए। तो ये सारे एक्चुअली एजुकेशन जो सिस्टम है ये कंकरेंट लिस्ट के अंडर में आता है। यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों का ही रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो है किस तरह ये फ्रेम आउट होता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। सबसे पहला है कि एनसीईआरटी के अभी के जो हेड हैं ऋषिकेश सतपथी, तो सर के कहने के हिसाब से ये आज के डेट में जो स्टैंडर्ड 7 में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुन ले, जो बच्चे स्टैंडर्ड 7 में पढ़ रहे हैं वो बच्चे सबसे पहले एकेडमिक बच्चे होंगे जो ये नया करिकुलम से बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और सिस्टम जो बना है 5+3+3+4 का, इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। आप चाहो तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो को। सिलेबस बनाने से पहले एक करिकुलम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अब 1 साल चाहिए वो करिकुलम बनाने के लिए। ठीक है, अभी जैसे कि 2021 चल रहा है, तो मान लीजिए कि 21-22 जो टाइम पीरियड है ये खर्चा हो जाएगा उस करिकुलम को फ्रेम आउट करने में। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के थ्रू में 2 साल लगेंगे एग्जैक्ट सिलेबस, उसके टेक्स्ट बुक्स, उसके डिजिटल लाइब्रेरी, ये सारे को बनाने में, फ्रेम आउट करने में। तो मान के चलिए कि 2023-24 को सही तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो पहला एकेडमिक सेशन जहाँ पे बच्चे नए सिस्टम से पढ़ेंगे वो होगा 2023-24 का सेशन। तो अगर उस जगह पे जाएंगे तो 25-26 जो है वो पहला सेशन होगा जहाँ पे इस नए स्ट्रक्चर से, इस नए सिलेबस से बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दे पाएंगे। आया समझ में? तो आपको अब 2025 तक उतना भी टेंशन नहीं लेना है, और अभी उससे पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी स्टैंडर्ड 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, तो उनके लिए ये उतना कारीगर नहीं होगा, तो उनके लिए उतना वरीडनेस नहीं है। वो उसी पुराने जो अभी का जो चल रहा है, जो सिलेबस चल रहा है, उसी के हिसाब से चलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे किस फेज में ये इम्प्लीमेंट होगा ये पहले हम जान लेते हैं। जो NCERT के द्वारा जो सिलेबस बनेंगे ये 3 भाषाओं में होगा, एक हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा इंग्लिश, यानी 2 कोई भी भारतीय लैंग्वेज और एक रहेगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है, जैसे मैं अभी बताया कि ये कंकरेंट लिस्ट के अंडर में आता है, तो स्टेट को उसके बाद दिया जाएगा। जैसे कि आपका एक कैबी है, CABE, जो कि है सेंटर बोर्ड ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। तो ये जो है इसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर्स का एक गैदरिंग होता है, और ये सारा फ्रेम आउट होने के बाद NCERT अपना सिलेबस बनाने के बाद ये सिलेबस फॉरवर्ड करेगी CABE को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी को। तो और ये उसके बाद सारे स्टेट्स कौन कौन से लैंग्वेज वो अडॉप्ट करेंगे, उनका लोकल लैंग्वेज के साथ कौन सा लैंग्वेज रखेंगे, ये सारे चीज़ उसमें तो हल्का सा थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करके इसे सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट ये लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर बच्चे को एक फैसिलिटी मिलेगा कि वो कोई भी 3 लैंग्वेज को बेस करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाए। जैसे मैं बताया था कि अप टू स्टैंडर्ड 5 तक लोकल लैंग्वेज या जो मदर टंग है या जो रीजनल लैंग्वेज है उसी के आधार पे पढ़ाई होगा। उसके बाद आप बहुत सारे अलग अलग भाषाओं को चयन कर सकते हो, या आप चाहो तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इस बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत सारे नए चीज़ों को ऐड किया गया है, जो कि आज तक कभी भी हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, बट आज के डेट में इंटरनेशनल एक एरिया पे इसके बहुत सारे अहमियत हैं। तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, या फिर ऑर्गेनिक लिविंग हुआ, या फिर डिज़ाइनिंग हुआ, नए डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी, या फिर होलिस्टिक हेल्थ, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस बार नया करके सिलेबस के अंदर एंटर किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ जो कि हमें बड़े ध्यान से इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे ये सब एरिया में भी कैसे एक्सपर्ट बन पाए, ठीक। ये जो करिकुलम, नेशनल करिकुलम जो बनाया जा रहा है, इसे 4 अलग अलग भाषाओं डिवाइड किया गया, 4 अलग वे में। पहला है कि अर्ली चाइल्ड का एक करिकुलम बनेगा, दूसरा है स्कूल एजुकेशन का जो कि पहले से था जिसको मॉडिफाइड किया गया है, तीसरा इंपॉर्टेंट है टीचर एजुकेशन करिकुलम, और चौथा एडल्ट एजुकेशन करिकुलम। यहाँ पे ये जो नए चीज़ उभर के आ रहे हैं, जो नए सिस्टम्स उभर के आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा? टीचर्स का। तो टीचर्स एजुकेशन के लिए स्पेशल फोकस दिया गया है, और भारत में जैसे एलिमेंट्री टीचर्स पे 42 लाख टीचर्स हैं, तो इनको भी ट्रेंड किया जा रहा है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुका है। जैसे आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन स्टार्ट हो गया है, और जहाँ पे 17.5 लाख टीचर्स ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं, और ये प्रोग्राम अभी चल रहा है थ्रू आउट इंडिया, चारों तरफ ये प्रोग्राम चलेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का अगर बात लिया जाए तो 6+ में वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को पूछा गया है, और मोर देन 100 वेराइटी ऑफ स्किल्स को अलग अलग स्टेट के रिक्वायरमेंट के, लोकल रिक्वायरमेंट के थ्रू में उसे डेवलप किया जाएगा बच्चों के अंदर। जहाँ पे जो ज़रूरत रहेगा उस हिसाब से उसे डेवलप किया जाएगा वोकेशन में। और लर्निंग स्किल जो है बच्चों को डेवलप करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए, लर्निंग स्किल। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, या जैसे कि आपका कोई भी क्रिएटिविटी, नया क्रिएटिविटी हुआ, या फिर कम्युनिकेशन स्किल हुआ, तो ये सब एरिया पे फोकस किया जाएगा, ताकि हर बच्चा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसे मिल पाए। और इसमें एक चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इससे अंतर्भुक्त किया जाएगा वो सारे सिस्टम्स को जो आप कभी नहीं सोच पाओगे। वो है कि जितने भारत में जैसे मोर देन 200 मिलियंस ऐसे बच्चे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के जो मदरसा में पढ़ते हैं या मुस्लिम वे ऑफ एजुकेशन में पढ़ते हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा। या फिर सिख के बहुत सारे बच्चे हैं जो उनका अपना एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें आइदर मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबको इसमें इंक्लूड करके ये एजुकेशनल पॉलिसी को एक बड़ा सा सक्सेस के रूप में सरकार चाहता है उभर के लाए। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और इसे लाइक भी करें,
और अगर आपको कुछ और अलग अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें आप लिख सकते हो, हमें इंस्पायर कर सकते हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे एडू क्लब फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल फ्री। शिक्षा के नए नए तरीकों के लिए एक बार एडू क्लब फॉर यू चैनल जरूर विजिट करें।